हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों को एंड मोस्ट वेलकम टू आर अकेडमी फिरोजाबाद। आ जाइए सभी लोग, जल्दी जल्दी से क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है और आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ड्रामा ऑथेलो रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर शायद ही ऐसा कोई एग्जामिनेशन होगा जिसके सिलेबस में नहीं हो, और ये इम्पोर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेजेडी है, इसको विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। आज इसी ट्रेजेडी के टेक्स्ट बेस कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए और मुझे कमेंट कर दीजिए कितने कैंडिडेट आ चुके हैं और ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसके बाद में क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, सस्मिता, नीतेश, प्रियंका, हिमांशु, अनीसा, संदीप मिश्रा, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। और सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से, और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं भी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी क्लासेस आप तक आसानी से पहुंच पाएंगी। चलिए, क्लियर है। आज तो बफरिंग नहीं हो रही है। जिन लोगों के में बफरिंग होती है वे एक बार अपने नेट को यानी इंटरनेट कनेक्शन को चेक कर लें। मे बी कि आपका जो एरिया है वहां पर उस इंटरनेट प्रोवाइडर की जो स्पीड है थोड़ी सी स्लो रही होगी, जिसलिए आपके यहाँ पर बफरिंग की शिकायत होगी। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नेटवर्क सही चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की क्लास का। बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, विलियम शेक्सपियर वाज, हु वाज विलियम शेक्सपियर। आप लोग सोच रहे होंगे इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों रख दिया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, आप लोग फटाफट से मुझे आंसर देने की कोशिश करें। हु वाज विलियम शेक्सपियर या विलियम शेक्सपियर वाज, आपको बताना है कौन थे। इंग्लैंड नेशनल पोइट, ठीक है ना, बार्ड ऑफ एवन, द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज, या ऑल ऑफ दिस। चलिए वार्म कर लीजिए जल्दी जल्दी से और बताइएगा कौन सा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। नीतीश आ चुके हैं, सुभाषिस गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, ठीक है ना। चलिए भाई, और अब आपका विलियम शेक्सपियर का सीरीज स्टार्ट कर दिया गया है। विलियम शेक्सपियर के जो भी इंपोर्टेंट वर्क होंगे, यानी ड्रामा, चाहे आपकी पोएम्स या फिर सोनेट्स, उन पर आधारित आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसके लिए आप डेली अपडेट रहा करें। So you know very well, William Shakespeare is considered the greatest writer in English language. Mean to say he is one of the best dramatist of India English language. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। Then he is considered England's national poet. ओके, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। And he generally called the bard of Avon. Avon वह नेटिव प्लेस है जहां के वो रेजिडेंशियल थे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। इनका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल ठीक है। ओके, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी लोगों का, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। शेक्सपियर वाज बोर्न इन 1564। शेक्सपियर का जन्म 1564 में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड में, ठीक है ना। आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इनमें से कोई नहीं। शुरुआती क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन इजी रखे, उसके बाद में टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके चलेंगे, ठीक है। और जिन लोगों को विलियम शेक्सपियर की कंप्लीट स्टडी करनी है तो वे सभी कैंडिडेट किसी भी प्लेलिस्ट में चले जाइए। लगभग 6 या 7 वीडियोज होंगे विलियम शेक्सपियर के स्पेसिफिकली वर्क्स पे आधारित, ठीक है, जिसमें कम से कम आपके 400 से ज्यादा एमसीक्यूज मैंने कराए हैं। आप लोग पुरानी प्री रिकॉर्डेड वीडियोज हैं उनको देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप झारखंड पीजीटी वाले उसमें चले जाइए या यूपी टीजीटी वाली प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको विलियम शेक्सपियर की कंप्लीट स्टडी मिल जाएगी। वहां से आपका ईएमआरएस जैसा एग्जामिनेशन क्रैक हो सकता है। तो आप ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, ठीक है ना, इंग्लैंड में 1564। अगर इनकी बात करें डेट ऑफ बर्थ की, तो देखिए इनकी डेट ऑफ बर्थ तो एक्यूरेट किसी को पता नहीं है, बट ही वाज बैप्टाइज्ड ऑन 26 अप्रैल 1564। और जैसा कि इनकी डेट ऑफ बर्थ से पता, यानी बैप्टाइजेशन डेट से पता पड़ा है, तो इंग्लैंड में कस्टम हुआ करता था बैप्टाइजेशन का आफ्टर 3 डेज ऑफ बर्थ। तो ये कंसीडर किया जा सकता है कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो शायद 23 अप्रैल को रहा होगा, ठीक है ना। बैप्टाइजेशन डेट इनकी 26 अप्रैल को है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, शेक्सपियर डेड इन, यानी शेक्सपियर की मृत्यु किस ईयर में हुई थी? 1611, 1612, 1616 और 1619।
जल्दी जल्दी से बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, नीतीश, सुनील, सस्मिता, हिमांशु, अनीशा, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। चलिए, तो विलियम शेक्सपियर का मृत्यु कब हुई थी? डेथ। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट रहेगा? 1616। ओके, 23 अप्रैल को इनका डेट ऑफ बर्थ कंसीडर किया जाता है। 26 अप्रैल को बैप्टाइजेशन डेट थी एंड 23 अप्रैल को ही इनका डेट ऑफ डेथ रहा था। 23 अप्रैल 1616 को। अगर बात करें इनके रेस्टिंग प्लेस की, रेस्टिंग प्लेस यानी कि इनको कहां पर बरी किया गया था, तो वो क्या, कौन सा वाला आपका? होली ट्राइनिटी चर्च। होली ट्राइनिटी चर्च। और ये कहां का चर्च है? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड का ही चर्च था ये। ठीक है, नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे पास 4th। क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया गया है, ऑथेलो बाय विलियम शेक्सपियर इज सबटाइटल्ड। ऑथेलो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ जो वर्क है ऑथेलो, उसका सबटाइटल क्या है? अगर पूछा जाए इसका कंप्लीट यानी कि फुल टाइटल क्या है, वो आपके पास क्वेश्चन हो सकता है एक। ठीक है, यहां पर पूछा गया है सब टाइटल क्या है, तो द मूर ऑफ वेनिस, प्रिंस ऑफ वेनिस और नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 बताना है। जल्दी जल्दी से 2 क्वेश्चन बताने हैं। एक तो ये कि ऑथेलो का कंप्लीट टाइटल क्या है, और दूसरा ये कि इसका सब टाइटल क्या है। ठीक है भाई, चलिए, नीतीश, संदीप मिश्रा, सस्मिता, ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। जिनका ऑप्शन नंबर नहीं, सी का के लिए हो जाएगा, द मूर ऑफ वेनिस। ठीक है ना, द मूर ऑफ वेनिस, याद रखिएगा। अच्छा, बात कर ली जाए कि इसका कंप्लीट टाइटल क्या है, तो इसका कंप्लीट टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ ऑथेलो। ठीक है ना, द मूर ऑफ वेनिस, ये पूरा टाइटल है, द ट्रेजेडी ऑफ ऑथेलो, द मूर ऑफ वेनिस, जिसको सिंपली हम कहते हैं ऑथेलो। ओके, नोट करिएगा। इसको 1603 के समथिंग लिखा गया था। ओके, और फर्स्ट फोलियो 1623 में इसको पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 है, और हो गया। ठीक है, 5 दिया, इन द बिगिनिंग ऑथेलो सेट इन। सेट का मतलब है कि इसकी जो सेटिंग है वो क्या है। सेटिंग का मतलब द प्लेस एंड टाइम, द प्लेस, द प्लेस एंड टाइम वेयर द इंसिडेंट टेक प्लेस इन द प्ले, यानी कि वह जगह और वह समय जिसके दरमियान घटनाएं घटित होती हैं दिए हुए लिटरेरी वर्क में, वही हमारा क्या होता है? सेटिंग कहलाता है। तो ऑथेलो की इनिशियल सेटिंग क्या है? इनिशियल यानी जैसे ही प्ले ओपन होता है तो उसकी शुरुआती सेटिंग क्या है? शुरुआत में प्ले कहां पर सेट किया गया है? ठीक है, सुनील, नीतीश, रचना, हिमांशु, सभी लोग बताएं। तो वेरोना, पेरिस, लंदन और वेनिस शुरुआत में कहां पर है, और एटलीस्ट बाद में, लास्ट में कहां पर सेट किया गया है? 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। एज सुन एज द प्ले प्रोग्रेस द सेटिंग हील्ड इन, और एज सुन एज द प्ले ओपन सो द बिगिनिंग सेटिंग ऑफ द प्ले ऑथेलो। 2 सेटिंग है इसकी, क्या क्या है? तो वेरोना, पेरिस, लंदन और वेनिस। फटाफट फटाफट बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कौन सा सही हो जाएगा? किसी का आंसर नहीं आ रहा है। हिमांशु ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जब क्लास आपकी सेट की जाती है तो क्लास को सेट करने से पहले लगभग 12 घंटे का टाइम होता है। आप उस 12 घंटे में कम से कम जो वर्क हम आगे कराने वाले हैं उसको एक बार पढ़ लिया करें, जिससे कि थोड़ा अच्छा लगे कि क्लास करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चन है, उनके भी आंसर नहीं। तो देखिए, इसकी जो इनिशियल सेटिंग है वो क्या है? वेनिस। ठीक है ना, वेनिस। और जो जब इसके बाद में कहानी आगे बढ़ती है, जब इसको बाद में भेजा जाता है ड्यूक के द्वारा, तो फिर जो कहानी है वो कहां की हो जाती है? साइप्रस की। ठीक है ना, आइलैंड ऑफ साइप्रस। 2 सेटिंग है इसकी, वेनिस और साइप्रस, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 6, हाउ ओल्ड इज आयागो। आयागो जो है इस ड्रामा में एंटोगोनिस्ट यानी कि विलेन है, विलेनियस कैरेक्टर है, इसकी उम्र कितनी होती है?
तो 35 ईयर्स, 19 ईयर्स, 28 ईयर्स और 50 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 6 बताना है आइगो जो है वो कितने साल का है यहां पर। चलिए भाई जल्दी जल्दी से बताना है आइगो की उम्र क्या है। चलिए डजेंट मैटर, अब मैं आप लोगों के आंसर की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा, अब मैं खुद ही बताऊंगा। मुझे लगता है कि किसी को आंसर पता ही नहीं है, तो आप लोग सिर्फ अब देखते जाइए और लर्न करते जाइए। इस प्ले को जब हम पढ़ते हैं तो आइगो खुद बताता है, ठीक है ना, कि उसकी जो उम्र है 28 ईयर्स की कंसीडर की जा सकती है, क्योंकि उसने इतने बैटल देखे हैं जितने के 7 यानी कि 7 यानी 28 ईयर्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, व्हाट इज द बेस्ट टू बैक्स। यहां पर दिया द बीस्ट विद टू बैक्स। ये जो फ्रेज विलियम शेक्सपियर ने यूज किया है इसका मतलब क्या है। तो ये फ्रेज उस टाइम ड्यूरेशन को रेफरेंस करती है व्हेन टू कपल्स हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा, नोट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्रेवेंजियोस पोजीशन इन वेनिस। इसको हम दो तरीके से लिखते हैं, ब्रेवेंजियो को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से भी एग्जामिनेशन में आ सकता है ब्रेवेंजियो करके, और इस तरीके से भी आ सकता है ब्रेवेंजियो। तो ब्रेवेंजियो कौन है, इज द फादर ऑफ डेस्टिमोना, ठीक है ना, डेस्टिमोना का फादर है। तो इसकी पोजीशन क्या है वेनिस में, इसकी पोजीशन क्या है, ये एक वेनेशियन सेनेटर है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 हो गया, ठीक है। वेयर डज आइगो टेल रोड्रिगो दैट ओथिलो एंड डेस्टिमोना आर सेलिंग टू फ्रॉम साइप्रस। साइप्रस वह जगह है जहां पर बैटल फील्ड के लिए लोग जा रहे थे युद्ध लड़ने के लिए, किसके साथ में, तुर्क के साथ में, ठीक है, जहां पर बैटल फील्ड था वहां। तो ये बताया गया है कि आइगो रोड्रिगो को बताता है कि ओथिलो और डेस्टिमोना आफ्टर देयर मैरिज जा रहे हैं, साइप्रस से जा रहे हैं, कहां के लिए जा रहे हैं, यानी कि आइगो झूठ बोलता है। तो वो बताता है कि ओथिलो और डेस्टिमोना को ड्यूक कहां भेज रहे हैं, एक जगह है कहां पर, अफ्रीका में। अफ्रीका में एक जगह है जिसका नाम है मॉरिटेनिया, यहां पर उसको भेजा जा रहा है, जबकि रियलिटी में उसको अफ्रीका नहीं भेजा जा रहा था, रियलिटी में उसको वेनिस से ही भेजा गया था, ठीक है ना, वेनिस वापस बुलाया गया था। लेकिन आइगो क्यों बोलता है, आइगो इसलिए बोलता है जिससे कि इस कहानी में एक और कैंडिडेट है माइकल कैसियो। क्या नाम है, माइकल कैसियो। माइकल कैसियो कौन है, लेफ्टिनेंट है किसका, ओथिलो का, जिस पर ओथिलो को काफी ज्यादा बिलीफ है, काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। तो रोड्रिगो से ये बोलता है आइगो कि तुम क्या करो, तुम माइकल कैसियो को बिल्कुल खत्म कर दो, जिससे कि तुम्हें डेस्टिमोना मिल जाएगी। रोड्रिगो कौन है, ये एक ऐसा कैंडिडेट है जो स्वतः खुद भी डेस्टिमोना को प्यार करता है और इसको पाना चाहता है, ठीक है, नोट कर लेना। दैट इज वाई ये झूठ बोलता है, जिसके कारण ये माइकल कैसियो को रास्ते से हटा सके और उसके बाद में ओथिलो को रास्ते से हटा दे, उसको बर्बाद कर सके। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, हु मेड द हैंकरचीफ दैट ओथिलो इनहेरिटेड फ्रॉम हिज मदर। यानी कि वह रूमाल जो ओथिलो अपनी मां से प्राप्त करता है, मां उसकी देती है उसको, वह किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना, बराबरी, ओथिलोज मदर, ओथिलोज फॉर्मर लवर, और सिविल, या फिर कहें एक फीमेल प्रॉफिट के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से बताना है आपको, फटाफट फटाफट से, ठीक है ना। चलिए 10th ऑप्शन नंबर सी। चलिए दीपावली ऑफर फीस, दीपावली ऑफर फीस, देखिए ऑफर खुला हुआ नहीं है बट सभी लोगों के लिए है। जितने कैंडिडेट इस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है ना, जो कैंडिडेट इस वीडियो को देख लेंगे उन सभी के लिए पर्सनली 500 रुपीज का एडिशनल, ठीक है ना, एडिशनल यानी कि अतिरिक्त आपको ऑफर दिया जा रहा है। जो कोर्स की फीस चल रही है उस कोर्स की फीस पे नेट आपको 500 रुपीज का रिलीफ दिया जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले मुझे व्हाट्सएप करना होगा मेरे नंबर पे, जो नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, तब मैं आपको पर्सनली एक कूपन कोड अलाउ करूंगा। आप उस कूपन कोड का इस्तेमाल करके 500 रुपीज लेस कर देंगे,
ऑटोमेटिकली, और आपका जो एडमिशन है लेस 500 रुपीज में हो जाएगा, चाहे कोई भी कोर्स रहा हो, आप जिस कोर्स में अभी एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, तो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अ सिविल। ये क्या है, एक फीमेल प्रॉफिट को बोला गया है इसमें। इसकी उम्र लगभग कितनी थी, 200 साल, यानी कि 200 ईयर्स ओल्ड। अ सिविल मेड द हैंकरचीफ दैट ओथेलोस मदर गेव हिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, ओथेलो इज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द प्ले ओथेलो, हु वाज ही। यानी यहाँ पर ये पूछा गया डायरेक्टली कि ओथेलो कौन है। तो ओथेलो कौन है, कैप्टन ऑफ इंग्लिश आर्मी, तो इंग्लिश आर्मी का कैप्टन नहीं है, जनरल ऑफ वेनेशियन आर्मी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। ये कौन है, जनरल ऑफ वेनेशियन आर्मी। शुरुआत में ये कौन होता है, शुरुआत में ये एक सोल्जर होता है, बट आफ्टर ऑल उसकी जो सिविलरी है, ब्रेवरी देखकर जो ड्यूक है वेनिस का, वो उसको क्या बना देता है, जनरल बना देता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। डेस्टिमोना, डेस्टिमोना कौन है, ओथेलोस कजन, ओथेलोस मेड, ओथेलोस वाइफ। तो कहानी बहुत ही सिंपल है, सभी को पता है। डेस्टिमोना को ओथेलो से प्यार हो जाता है। उसकी जो कहानियां थी एडवेंचर से भरपूर, उन कहानियों को सुनकर दैट इज वाई शी बिकेम हिज वाइफ। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट काइंड ऑफ नेचर डज ओथेलो पॉजेस। आप लोगों ने प्ले को कई बार पढ़ा होगा, ठीक है ना, या प्ले के बारे में थोड़ी बहुत तो कहानी सुनी होगी, ओथेलो के कैरेक्टर के बारे में भी सुना होगा कि ओथेलो ने डेस्टिमोना की हत्या कर दी थी। अब आप लोगों के पास में ये ऑप्शन है, डिस्गस्टिंग, मॉडरेट, फ्री एंड ओपन या पोलाइट। इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन ऐसा है जो बिल्कुल सटीक है। व्हाट काइंड ऑफ नेचर डज ओथेलो पॉजेस, यानी कि ओथेलो का जो नेचर थी, प्रकृति थी, वो किस तरीके की थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 बताना है आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए सर, धीरे धीरे बताइए। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कैंडिडेट को स्वतः करनी पड़ती हैं, है ना। मैं यहाँ पर केवल क्वेश्चन करा सकता हूँ, धीरे धीरे के लिए आपको सेल्फ पढ़ना पड़ेगा। जब आपको पता पड़े कि आज 9 बजे कोई क्लास होने वाली है, तो उस क्लास से संबंधित स्टडी आपको पहले ही करनी चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन के साथ में तो आपको पूरा ड्रामा नहीं पढ़ाया जा सकता, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको कैसे पढ़ना है। सुबह क्लास जैसे आज की क्लास खत्म होगी तो कल की क्लास को शेड्यूल कर दिया जाएगा। कल की क्लास देख करके कल कौन सी क्लास होगी, उस क्लास से संबंधित चीजें आपको पहले से ही पढ़ लेनी चाहिए, जिससे क्लास में कोई तकलीफ ना हो। सो ओथेलो का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही अच्छा है, वो फ्री माइंडेड है, ठीक है ना, ओपन माइंडेड है। तो उसमें जो कहानी में उसका जो लेफ्टिनेंट है, जिसका नाम क्या है, माइकल कैसियो। माइकल कैसियो एक बहुत ही मजाकिया जोकिंग करने वाला कैंडिडेट है, हालांकि एक ब्रेव सोल्जर है वो भी, उसको बहुत पसंद करता है ओथेलो, ठीक है। तो वो सोचता है कि मैं अपनी वाइफ को यानी डेस्टिमोना के इंटरटेनमेंट के लिए इसको उसके पास रख देता हूं, उसकी सर्विस में। तो बिल्कुल फ्री माइंड था, उसको कोई मतलब नहीं था कि ये आदमी कैसा है, आगे चल के मेरे साथ चाल पट्टी करेगा या क्या करेगा, ठीक है। लेकिन जब आएगो उसके मन में जो षड्यंत्र की सीटी मार देता है ना, कॉन्स्पिरेसी रच देता है, उसके बाद में वो कैसा हो जाता है, शक्की मिजाज का आदमी हो जाता है, मतलब उसको अपनी बीवी पर भी विश्वास नहीं रहता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, डेस्टिमोना ऑलवेज लेड प्राइम एम्फेसिस ऑन द नेचर ऑफ मैन रेदर देन हिज। यानी ये दिया गया कि डेस्टिमोना, ठीक है ना, हमेशा प्राइम एम्फेसिस करती थी, यानी सबसे ज्यादा जोर देती थी किस चीज पर, ऑन द नेचर ऑफ मैन, यानी कि व्यक्ति की प्रकृति पर, रेदर देन हिज, बजाय उसके, किस चीज की, पर्सनैलिटी की बजाय, या फिर एटीट्यूड के बजाय, टेम्परामेंट के बजाय, आउटवर्ड अपीयरेंस के बजाय। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए माल्या, ऑप्शन नंबर सी आ रहा, रचना नेवाल, ऑप्शन सी बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेस्टिमोना ऑलवेज लेड प्राइम एम्फेसिस। इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव था, जो जोर देती थी, वो किस पर देती थी, आदमी की प्रकृति पर, यानी कि मैन्स नेचर, रेदर देन आउटवर्ड अपीयरेंस। बाहरी उसका दिखावा किस तरीके का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जो पर्सनैलिटी है अंदर से, यानी कि नेचुरल वे में वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है। इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे,
अगर हम बात करें ओथेलो की, तो ओथेलो का जो आउटर एक्सपीरियंस था वो कैसा था, वो ब्लैक कलर का था, ठीक है ना, ब्लैक कलर का था, और एक अनसिविलाइज्ड पर्सन था, अनसिविलाइज्ड कम्युनिटी से आता था, अफ्रीकन था, ठीक है। लेकिन इस चीज को भी उसने नोटिस नहीं किया, मायने नहीं दिए इस चीज के, बजाय किसके कि ही वाज ब्रेव, ही वाज ब्रेव, वो बहुत बहादुर था, ठीक है ना, ऑनेस्ट था, पोलाइट भी था, और काइंड हार्टेड भी था, और ड्यूटीफुल ओबीडियंट भी था। तो ये उसका क्या था, नेचर था, दैट इज वाई शी मैरिड हिम। ओके, तो आउटवर्ड अपीयरेंस कैसा था ये उसके लिए मायने नहीं रखता, वो देखती थी क्या कि आदमी का नेचर कैसा है, और आजकल भी लोग यही देखते हैं कि नेचर कैसा है, काला है या गोरा है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्टिमोना कंप्लीटेड हर डोमेस्टिक अफेयर्स इन अ स्पीडी मैनर, यानी डेस्टिमोना जो थी वो अपने घर के जितने भी काम काज थे उनको बहुत तेजी से कर लेती थी, इन ऑर्डर टू गेट होल्ड ऑफ एवरी सिंगल स्टोरी दैट वाज नरेटेड बाई, उस हर एक स्टोरी को समझने के लिए या फिर सुनने के लिए जो नरेट की जाती थी, किसके द्वारा नरेट की जाती थी स्टोरी बताइएगा, तो वो स्टोरी नरेट की जाती थी किसके द्वारा, ऑथेलो के द्वारा। आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब ब्रेवेंशियो के यहां पर ऑथेलो को बार बार बुलाया जाता था मीटिंग पर, क्योंकि वो बहुत ब्रेव था, बहादुर था, करेजियस था, उसकी बहादुरी के चर्चे पूरे वेनिस में थे, तो उसको बार बार ब्रेवेंशियो के द्वारा बुलाया जाता था। तो उसकी कहानी जब वो सुनाता था अपनी, तो ये डेस्टोमेना भी उसकी कहानियों को सुनती थी, उसकी कहानियों को सुन सुनकर उसे उससे प्यार हो जाता है, इसके लिए वो दोनों शादी कर लेते हैं। तो जब शादी होने के बाद में डोमेस्टिक अफेयर थे यानी घरेलू जो काम काज थे उनको वो बहुत जल्दी निपटाते थे, इसलिए कि ऑथेलो घर आएगा और क्या करेगा, अपनी जो करेजियस और एडवेंचरस जो स्टोरीज हैं वो सुनाएगा मुझे, ठीक है। आंसर हमारा बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन हमारे पास, ऑथेलो एंड डेस्टिमोना टाइड देयर मैरिज नॉट इन, यानी कि ऑथेलो और डेस्टिमोना की जो शादी थी वो किस तरीके से हुई थी, सस्पिशियस मैनर में, विजिबल मैनर में, सीक्रेट मैनर में, या ग्रांड मैनर में। तो यू नो वेरी वेल कि ऑथेलो और डेस्टिमोना की जो शादी थी वो सीक्रेटली हुई थी, कैसे हुई थी, सीक्रेटली हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा, सीक्रेटली हुई थी, बट आफ्टर ऑल किसी तरीके से इसके पिता को इसकी बात पता पड़ जाती है। So the moment Brabantio discovered the wedding news of Othello and Desdemona, यानी जब डेस्टिमोना के जो पिता हैं ब्रेवेंशियो, इनको पता पड़ता है कि ओथेलो और डेस्टिमोना की शादी हो गई है, he pleaded for the support of, तो वो कहां पर जाते हैं प्लीड करने के लिए, द ड्यूक ऑफ आर्डन के पास में, द ड्यूक ऑफ वेनिस के पास में, द ड्यूक ऑफ इलेरिया या फिर द ड्यूक ऑफ यॉर्क के पास में, कहां पर जाते हैं अपना ये केस लेकर कि मेरी बेटी को इसने बहला फुसला कर जादू से, मैजिकल ट्रिक्स से अपने साथ ले गया है, कहां पर जाता है बताइएगा। चलिए भाई, सीक्रेटली बिल्कुल ठीक है, ओके। तो आंसर हमारा करेक्ट रहेगा ड्यूक ऑफ वेनिस के पास में। क्या बोलता है कि इसने मैजिक से यानी जादू से क्या किया है, जादू से मेरी बेटी को अपने बस में कर लिया है और शादी कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल epithets is not applied to Othello during the play। एपिथेट का मतलब है एक तरीके से जनरल वे में दिया गया कोई एडजेक्टिव, किसी व्यक्ति के लिए एडजेक्टिव का यूज करना, ठीक है ना। तो कौन सा एडजेक्टिव है जो यूज नहीं किया गया है पूरे प्ले में, तो बोला गया है इसको राम भी बोला गया है, ठीक है ना, और एक बारबियन हॉर्स भी बोला गया है, लेकिन सरपंट नहीं बोला गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, What first attracted Desdemona to Othello, यानी कि ऐसी क्या चीज है जिसके लिए डेस्टिमोना काफी अट्रैक्टेड हो जाती है ऑथेलो के प्रति, क्या चीज है वो, स्ट्रॉन्ग हैंड्स, उसके मजबूत हाथ, ठीक है, ब्यूटीफुली क्राफ्टेड आर्मर, या उसके जो अस्त्र थे उसकी आर्मर में लगे हुए, हिज हैंकरचीफ, उसका रूमाल, और द स्टोरीज ही टोल्ड अबाउट हिज पास्ट। तो एब्सोल्युटली बिल्कुल करेक्ट है, उसकी जो एडवेंचरस स्टोरी थी जो वो उसके पिता को सुनाया करता था, डेस्टिमोना के पिता को जब आ जाता था, तो उन्हीं स्टोरीज को डेस्टिमोना भी सुनी थी और उन स्टोरियों को सुनकर उसे वो पसंद आ गया था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर,
क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे पास, द विलो सॉन्ग दैट डेस्टिमोना सिंग्स। एक विलो सॉन्ग करके एक सीन आएगा इसमें, ठीक है ना। तो यहां पर द विलो सॉन्ग को रेफरेंस किया गया है कि दैट डेस्टिमोना सिंग, वह सॉन्ग जो डेस्टिमोना गाती है उसका क्या है। फोर शेडोज हर डेथ, ये उसकी डेथ के बारे में पूर्व अनुमान दे देती है। एट द हैंड ऑफ हर लवर डिस्पाइट अनयील्डिंग लॉयल्टी, ठीक है। या फिर टेल्स द स्टोरी ऑफ अ वुमन लेमेंटिंग द क्रूएलिटी ऑफ हर लवर, या फिर इस सॉन्ग में क्या कहानी है कि एक वुमन है जो अपने क्रूअल हस्बैंड के या क्रूअल लवर की जो ट्रीटमेंट है उस पर पछताती है। या द विलो सॉन्ग क्या है, बारबरी हर मदर्स मेड हैड डेड सिंगिंग द सॉन्ग आफ्टर द मैन शी लव्ड, या फिर इसकी जो माँ है, ठीक है ना, ये जो बारबरी है इसकी माँ की मेड है, वह इस सॉन्ग को गाते हुए मर गई थी जब उस आदमी ने उसको छोड़ दिया था जिससे वो प्यार करती थी। या फिर ये सभी, तो याद रखना है द विलो सॉन्ग के रेफरेंस में ये और ये तीनों ही चीजें बिल्कुल सही हैं। अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन में आ जाता है तो आप इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तीनों ही चीजें, तीनों ही बातें बिल्कुल सटीक हैं रिगार्डिंग द विलो सॉन्ग के, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स इज मोस्ट कॉमनली अप्लाइड टू आइगो थ्रू आउट द प्ले। हम देखेंगे तो यागो जो है इस प्ले में, इसके साथ में एक एडजेक्टिव यूज किया गया है, तो इसको हम बोलते हैं ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी क्या यूज की गई है कि इसको ऑनेस्ट बोला गया है। क्या बोला गया है, ऑनेस्ट यागो, ठीक है। तो ये ड्रामेटिक आयरनी ये है कि सभी को पता है कि ईमानदार नहीं है, फिर भी इसकी ईमानदारी को यानी कि ना ईमानदारी को ऑनेस्ट बोला गया है और इसे ड्रामेटिक आयरनी के तहत यूज किया गया है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑनेस्ट यागो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, whose death does ग्रेजियानो रिपोर्ट इन द फाइनल सीन। तो देखिए ग्रेजियानो ये जो लिखा है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है GRATIAN, ग्रेजियानो। ग्रेजियानो किसी किसी टेक्स्ट में ग्रेजियानो लिखा मिलेगा, किसी किसी में ग्रेशियानो लिखा मिलेगा। तो ग्रेशियानो है कौन, ये कौन है, डेस्टिमोना का अंकल है, ठीक है ना। डेस्टिमोना का कौन है, अंकल। मतलब बोला जाए तो ये डेस्टिमोना को जो ब्रेवेंशियो है फादर है उसका भाई है, ठीक है। तो रिपोर्ट लेकर आता है फाइनल सीन में कि जो ब्रेवेंशियो जो है उसकी डेथ हो गई है, ठीक है ना, याद रखिएगा उसकी डेथ हो गई है। डेथ हो क्यों जाती है, डेथ इसलिए हो जाती है कि ड्यूक ऑफ वेनिस के दरबार में जब ये इस केस को लेकर गया था कि ओथेलो ने डेस्टिमोना को जादू से यानी कि मैजिक से अपना बना लिया है, अपने बस में कर लिया है। तो ड्यूक ऑफ वेनिस को उस समय पर ओथेलो की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। तो जो फैसला गया वो किसके हित में गया, ओथेलो के हित में गया, क्योंकि उसको वेनिस को तुर्कों के आक्रमण से बचाना था। तो उसने उसकी शादी को लीगल करार दे दिया था। तो इस मुकदमे के, इस केस के हारने के दुख में जो डेस्टिमोना है उसके फादर की यानी ब्रेवेंशियो की डेथ हो जाती है। इसी खबर को लेकर जो ग्रेशियानो है वो कहां पर जाता है, साइप्रस में जाता है, जहां पर ओथेलो को भेजा गया था तुर्कों से युद्ध लड़ने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो देखता है तो डेस्टिमोना की भी डेथ हो चुकी थी, ओथेलो ने उसको मार दिया था, ठीक है। ये सारी चीजें समझने के लिए आपको प्ले पढ़ना पड़ेगा भाई, बिना पढ़े तो कुछ नहीं हो सकता है। मैं 1000 बार कहता हूं कि क्लास में आने से पहले क्लास की तैयारी पूरी कर लिया करें। विच ऑफ केसियोस वीकनेस डज इयागो एक्सप्लॉइट। केसियो यानी कि माइकल केसियो नाम है इसका पूरा। इयागो जो है इसका फायदा उठा लेता है। किस चीज का फायदा उठा लेता है, इसकी एक वीकनेस है, इज इनेबिलिटी टू राइड अ हॉर्स। क्या वो घोड़ा नहीं चला पाता, तो वो एक सोल्जर है, वो घोड़ा चला सकता था। अ लो टॉलरेंस फॉर एल्कोहल, ये बिल्कुल ठीक है, उसको शराब बिल्कुल नहीं झेली जाती, ठीक है ना, उसे बहुत जल्दी नशा आ जाता है। तो होता क्या है, इसकी एक शॉर्ट स्टोरी है। होता क्या है कि जब साइप्रस में भेजा गया था ओथेलो को लड़ने के लिए तुर्कों से, तो तुर्कों के जहाजी बेड़ा जो थे समुद्र में अचानक तूफान आ जाने के कारण वापस लौट गए थे और बिना लड़े ही ये यानी कि सेफ हो गया था। जो साइप्रस आइलैंड था वो बिल्कुल सेफ हो गया था।
तो इसी का जश्न मनाने के लिए उसने क्या किया था, ओथेलो ने कैसियो को इंचार्ज बना दिया था, कमांडर बना दिया था, और ये बोल दिया था कि जितने भी आर्मी मैन है, मिलिट्री मैन है, वे सभी लोग किसी भी तरीके का उपद्रव न करें और लॉयल्टी के साथ में शराब से दूर रहें। बट यागो क्या है, यागो उसको शराब पिला देता है कैसियो को, और वो शराब में फिर अनाप शनाप काम करता है और लड़ाई झगड़े भी करता है। इट मीन्स अ लो टॉलरेंस फॉर एल्कोहल, इस चीज का वो फायदा उठा लेता है यागो। ठीक है, नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन हमारे पास, यागो इंजीनियर्स, इंजीनियर का मतलब है बनाता है, यागो इंजीनियर्स अ फाइट बिटवीन कैसियो एंड रोड्रिगो। कैसियो कौन है, ये लेफ्टिनेंट है जिस पर ओथेलो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, ठीक है ना। और रोड्रिगो कौन है, ये भी एक वेनेशियन सोल्जर है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि डेस्टोमिना से प्यार करता है, ठीक है ना। ये भी चाहता है कि डेस्टोमिना इसकी हो जाए। तो इन विच द लेटर इज किल्ड, क्वेश्चन हमारा ये है कि यागो इंजीनियर्स ऑफ फाइट, यागो एक फाइट का आयोजन करवाता है जिसमें कैसियो और रोड्रिगो दोनों लड़ते हैं। इन विच द लेटर इज किल्ड, जिसमें लेटर यानी दूसरा वाला मारा जाता है, किसके द्वारा, आयोगो के द्वारा, कैसियो के द्वारा, रोड्रिगो या ओथेलो। तो लेटर का मतलब यही है कि इसमें रोड्रिगो मारा जाता है। आपको बता दूं कि कैसियो और रोड्रिगो की जो लड़ाई है वो आयोगो के द्वारा बनाया हुआ एक षड्यंत्र था, ठीक है ना। तो रोड्रिगो जब कैसियो को नहीं मार पाता, कैसियो खुद इसको क्या कर देता है, घायल कर देता है, और रोड्रिगो इसको हल्का सा ही घायल कर पाता है। तो फिर आकर आयोगो खुद इसको मार देता है, ठीक है ना, अपने ही हाथों से अपने बंदे को मार देता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द क्रिटिकल टाइम पीरियड ओथेलो वाज परसीव्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट पर्सन टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ साइप्रस फ्रॉम द अटैक ऑफ, किसके अटैक से साइप्रस को बचाने के लिए सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट जो कैंडिडेट था वो कौन था, वो था ओथेलो। तो किसके अटैक से बचाने के लिए, तो वो अटैक किसके द्वारा होने वाले थे, तुर्क के द्वारा। ओके, नेक्स्ट याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मूवमेंट ओथेलो एंड डेस्टिमोना रीच्ड द आइलैंड ऑफ साइप्रस दे रिसीव्ड एन, देखिए मैंने आपको बताया कि जब ओथेलो और डेस्टिमोना की शादी को ड्यूक ऑफ वेनिस लीगल करार दे देते हैं, मतलब वैध बता देते हैं, सही बता देते हैं, उसके बाद में उसको साइप्रस जाने की अनुमति दी जाती है कि जाओ अब तुर्कों से तुम्हें युद्ध करना है। तो डेस्टिमोना भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वे लोग वहां पहुंचते हैं तो उन्हें एक शॉकिंग न्यूज मिलती है। वो न्यूज क्या थी, अनएक्सपेक्टेड न्यूज थी। अब इस अनएक्सपेक्टेड न्यूज का मतलब था कि जो युद्ध होने वाला था वो युद्ध हुआ ही नहीं, ठीक है ना। जो तुर्कों के जो जहाजी बेड़े थे वो समुद्र में तूफान के कारण वापस लौट गए और युद्ध टल गया, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वाई ओथेलो वाज रिगार्डेड एज अ पर्सन ऑफ प्योर हार्ट, ओथेलो को एक प्योर हार्टेड पर्सन रिगार्ड क्यों किया गया है, उसका रीजन ये है क्योंकि उसमें जेलसी नहीं है। देखिए मेरी बात को समझिए, यहां पर क्वेश्चन ये है कि उसको प्योर हार्टेड कैंडिडेट रिगार्ड किया गया है। अब किया गया है तो कोई वजह भी रही होगी, ठीक है ना। तो वजह ये थी कि उसने कैसियो को नियुक्त किया है किसके लिए, अपने घर पर अपनी वाइफ को एंटरटेन करने के लिए, एज अ लेफ्टिनेंट अपने आर्मी कैंप में, ठीक है ना। जब भी उसको पता है कि उसकी जो फिजिक है, उसकी जो बॉडी शॉडी है ना, वो बिल्कुल उससे बढ़िया है, हो सकता है कि वो आगे भविष्य में उसकी जगह ले ले, लेकिन मुझे इस चीज से किसी भी तरीके का कोई डर नहीं है, मतलब वो बिल्कुल प्योर हार्टेड कैंडिडेट है। Cassio's appealing physique never aroused an envious feeling in the mind of Othello, and he always perceived Cassio as a true companion। मतलब वो जानता है कि इसकी जो फिजिक है वो बहुत दमदार है, बहुत बढ़िया है, ये आगे भविष्य में मेरी जगह ले सकता है, लेकिन उसे इस चीज से कोई जेलसी नहीं है, कोई इन्वियस नहीं है, ठीक है। लेकिन इन्वियस उसके अंदर कब आती है, जेलसी कब भरती है, जब यागो उसके मन में षड्यंत्र भर देता है, ठीक है ना, कान फूंक देता है उसके। तब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन ऑर्डर टू कन्वे हिज एक्सट्रीम फाउंडनेस फॉर डेस्डेमोना ओथेलो यूटिलाइज द सर्विस ऑफ, किसकी सर्विस का फायदा उठाता है, अपने एक्सट्रीम फाउंडनेस को दिखाने के लिए। तो वो बताता है उसको क्या कहते हैं,
माइकल कैसियो को हायर करता है और अपनी वाइफ की सेवा में उसको लगा देता है कि ये उसका मनोरंजन करता रहेगा, क्योंकि उसको जोक सुनाना, ठीक है ना, हंसी मजाक करना बहुत पसंद था। दैट इज वाई वो उसकी सेवा में उसको लगा देता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ऑथेलो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन एनहांसिंग द लेवल ऑफ कैसियो फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अ सोल्जर टू द पोजीशन ऑफ लेफ्टिनेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 30। इयागो वाज द हस्बैंड ऑफ, मतलब इयागो की वाइफ का नाम क्या है? तो इयागो की वाइफ का नाम क्या है? इमिलिया। इमिलिया और क्या है? इमिलिया एक यानी कि मेड है, मेड भी है किसके यहाँ पर है? डेस्टिमोना के यहाँ पर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत सारे हैं, बट क्योंकि आप लोगों का जो बोल सकते हैं कि रुझान है पढ़ने के प्रति थोड़ा मुझे कम नजर आता है, हर क्वेश्चन का आंसर मुझे सेल्फ ही देना पड़ता है, देन इसका मतलब क्या रहता है कि ये लाइव क्लास है, ठीक है ना। लाइव क्लास का मतलब ये है कि कैंडिडेट और ट्यूटर के बीच में एक इंटरकनेक्टिविटी होनी चाहिए, है ना, कि क्लास लाइव चल रही है, बट ऐसा मुझे बिल्कुल फील नहीं होता। तो आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग तैयार रहिए, मैं विलियम शेक्सपियर के ही किसी ड्रामा को लेकर आऊंगा, ठीक है ना। और क्लास आपकी 12 घंटे पहले शेड्यूल कर दी जाती है, आप लोग तैयार रहा करना ये देख करके क्लास कल कौन सी होने वाली है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आरआर अकेडमी फिरोजाबाद नाम का एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। इसी नाम का टेलीग्राम चैनल है, इसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। ओके, गुड नाइट एवरीवन। चलिए, और जो लोग ये कह रहे हैं कि बफरिंग हो रही है, तो मैं श्योरिटी के साथ में कहता हूं भाई 1% भी बफरिंग नहीं हो रही है। मैं आप लोगों को एक बार यहां से चला के दिखा देता हूं कि बफरिंग हो रही है या नहीं हो रही है। जस्ट मिनट, बिल्कुल 1% का भी बफरिंग नहीं होता। पता नहीं क्यों आप लोग बोलते रहते हो कि बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है। आज बस एक बार हुआ था, देखिए अपने यहाँ पे तो चलो मान लीजिए कि शायद बफरिंग हो जाए, लेकिन ऐसे ऐसे जो गेमर है ना, जो स्पोर्ट के चैनल चलाते हैं, उन लोगों के में भी हल्की पूरी बफरिंग हो जाती है। अब मुझे कोई बताए कि कहाँ पर, यहाँ पर अगर 1 सेकंड के लिए बफरिंग हो रही हो, और जो स्ट्रीमिंग है आपकी वो कितने में हो रही है? स्ट्रीमिंग भी आपकी काफी अच्छी हो रही है, 1080 पिक्सल में हो रही है, किसी तरीके की कोई बफरिंग नहीं है, आप लोग देख पा रहे होंगे। बताइए कहाँ पर बफरिंग हो रही है? कहीं दिखाई दे रही है? बताइए, बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है, और आप लोग बोल रहे हो कि बफरिंग होती है। कहीं बफरिंग नहीं हो रही है, बताइए। तो आप लोग अपने अपने इंटरनेट को थोड़ा सा संभाल के चलाया करें। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, और कल फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ में, ठीक है ना। चलिए।